नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट्स का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट्स पे। साथियों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। आज जो आपका यह क्लास होने वाला है यह प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है साथी। इससे पहले आपका प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 7 तक अपलोड कर दिया गया है। जो साथी इस चैनल पर नया है उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ और सारे वीडियो को ज़रूर से देखें। आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का, तो ध्यान से यहाँ पे रखिएगा साथी। और एक बात और बता दें आपको कि रुक्मणी पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस सेट आया है वो भी सारा बुक आपका इसी चैनल पर पढ़ा दिया गया है, तो आप लोग उसको ज़रूर से देखा करें। उस बुक में भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ज़रूर से देखिएगा। और स्टार्ट करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आप मेरे साथ साथ कोशिश कीजिएगा कि आप भी अधिक से अधिक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, ठीक है, ताकि आपका पता चल सके कि आपका तैयारी किस प्रकार से हो रहा है। और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम जीएस के क्वेश्चन को करेंगे साथ ही उसके बाद आपका मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला जो आपका प्रश्न कह रहा है कि साथी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था यह स्थित कहाँ है? आप लोग जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, कहाँ पे यह स्थित है? तो याद रखेंगे साथी इसका राइट आंसर होगा आपका जोधपुर में, ठीक है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था जो है यह आपका जोधपुर में स्थित है, याद रखेंगे। जिसकी अगर बात की जाए तो याद रखेंगे इसका इंग्लिश में आपसे पूछा जाए तो सेंट्रल एरिज जोन रिसर्च इसको नाम है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी यह भी आपसे पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा साथी 1959 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1959 में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका डबल फोल्ड शब्द किसे खेल से जुड़ा है? डबल फोल्ड शब्द जो है यह किस खेल से जुड़ा है? जल्दी इसका आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना है आप सभी को साथी, क्या होगा? तो लॉन टेनिस, ठीक है। डबल फोल्ड जो शब्द है यह किस खेल से जुड़ा है? तो लॉन टेनिस से जुड़ा है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बात करें हम आगे तो आपका यह स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अभिकथन ए कह रहा है मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब सीएनजी, जो कि आप जानते होंगे सीएनजी के बारे में, प्राकृतिक गैस है, ग्रीन गैस है, एक प्रकार से यह ले रही है, कह रहा है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें तो कारण क्या है? तो याद रखेंगे साथी कि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है, साथ ही साथ सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है। चलिए बताइए आप सभी कि कौन सा कथन इसमें सही है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए। साथ ही क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है, याद रखना है आप सभी को। सीएनजी की अगर बात करें हम तो सीएनजी सभी जीवाश्म ईंधन में सबसे स्वच्छ है, क्योंकि यह बहुत कम मात्रा में सल्फर और नाइट्रोजन के साथ ऑक्साइड उत्पन्न करता है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर साथी ए और आर दोनों सही होगा। आगे हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा। कहता है यह गैस मौसम के गुब्बारे में भरी जाती है। कौन सा गैस है इसमें बताइए? कह रहा है यह गैस मौसम के गुब्बारे में भरी जाती है। इसमें से कौन सा ऐसा गैस है जो मौसम के गुब्बारे में भरी जाती है? जल्दी इसका आंसर कीजिए आप सभी। इसका राइट आंसर होगा साथी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो हीलियम जो होगा इसका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा हीलियम के बारे में। साथ ही कि इसके बारे में अगर बात करें तो मौसम के गुब्बारे या तो हाइड्रोजन या फिर हीलियम को कहा जाता है, यह बात आप लोग याद रखेंगे। हाइड्रोजन को भी कहेंगे और हीलियम को भी कहेंगे। यहाँ पे अगर आपसे हाइड्रोजन यहाँ पे ऑप्शन में दे दिया जाए तो इसको आप याद रखिएगा। आगे बात करें तो कहता है ध्यान दीजिएगा निम्नलिखित में से कौन भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का मुख्य कारक है? जल्दी इसमें बताइए कौन सा ऐसा इसमें से क्या है? तो भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का मुख्य कारण है। जल्दी इसका आंसर कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा साथी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या? तो वनों की कटाई जो है यह आपका पारिस्थितिक असंतुलन का मुख्य कारण है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें तो कहता है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी बताइए साथी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह बीपीएससी का फेवरेट प्रश्न है, फेवरेट टॉपिक है। जल्दी इसका आंसर कीजिए कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। साथ ही बुद्ध का जन्म आपको याद रखना है कि लुम्बिनी में हुआ था, यह बात आप सब याद रखेंगे। लुम्बिनी कहाँ है यह भी याद रखेंगे कि साथी लुम्बिनी जो है यह दक्षिण नेपाल के एक क्षेत्र है जहाँ पे
भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, याद रखिएगा। और वह शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में पढ़े पले थे। ऐतिहासिक अभिलेखों का उपयोग करते हुए बुद्ध का जो जन्म तिथि अगर माना जाता है साथी, तो याद रखेंगे 563 ईसा पूर्व उनका जन्म तिथि माना जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट प्रश्नों पे। क्लास कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर से बताइएगा। आप सभी का फीडबैक का बहुत ही इंतजार रहता है साथी, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को ज़रूर से ज़रूर अपना फीडबैक दिया करें। अगर अच्छा लगे तो शेयर भी ज़रूर किया करें। ध्यान देंगे, कहता है कौन सा शहर भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनने के लिए तैयार है। साथ ही वर्तमान के है घटना पूछा जा रहा है आप सभी से, तो जल्दी से आप लोग बताएं आप करेंट अफेयर से अवगत रहते हैं कि नहीं रहते हैं, इस प्रश्न से पता चल जाएगा। जल्दी इसका आंसर कीजिए। राइट आंसर इसका होगा साथी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सूरत को। सूरत कहाँ है? तो सूरत साथी आप सभी को पता होना चाहिए कि गुजरात में है, जहाँ पे सबसे पहला बुलेट ट्रेन का स्टेशन बनने वाला है। इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, कहता है विश्व की सबसे गहरी झील पूछा जा रहा है। साथ ही आप सभी ने अगर कल का लेक्चर देखा होगा, कल का प्रैक्टिस सेट आप पढ़े होंगे, तो आप बिल्कुल इसको सही कर पाएंगे। कल वाले प्रश्न में भी हम आपको बताए थे साथी कि जो विश्व का सबसे गहरा झील है कौन है। जल्दी इसका आंसर कीजिए। साथ ही इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या, तो बैकाल झील। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे गहरा झील जो है वह कौन है? बैकाल झील है। इसकी अगर बात की जाए गहराई की तो याद रखेंगे 1642 मीटर है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस झील के बारे में। आगे हम बढ़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा, कहता है लोकतक झील किस राज्य में स्थित है। जल्दी इसका आंसर कीजिए। लोकतक झील किस राज्य में स्थित है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा आपका क्या, तो मणिपुर में है। याद रखेंगे, ठीक है। कहाँ है लोकतक झील? मणिपुर में है साथ ही, इसको याद रखेंगे। और यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है, यह भी आपसे पूछा जाएगा। आपसे प्रश्न दे देगा कि साथी बताइए कि पूर्वोत्तर भारत का सबसे मीठा झील कौन सा है। ऑप्शन दे देगा अलग अलग झील का, तो आप याद रखेंगे वो कौन सा झील है, तो वह लोकतक झील है। क्वेश्चन को ऐसे पढ़िए कि मानकर चलिए बीपीएससी अगर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पलट भी दे तो आप इस टॉपिक को सही कर लीजिएगा। इस प्रकार से आप पढ़िए, ठीक है। स्मार्ट स्टडी करिएगा तभी हो पाएगा। आप प्रैक्टिस सेट पे निर्भर मत रहिए कि हूबहू आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट क्यों आते हैं कि आप प्रैक्टिस कर पाएँ, पैटर्न को समझ पाएँ, क्वेश्चन से अवगत हो पाएँ, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा तो आप बिल्कुल इस बार सुपर टेट क्लियर कर लेंगे। अगर बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तो कहता है दूध को सूक्ष्मजीवी से मुक्त करने के लिए पश्चीकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या किया जाता है। जल्दी इसका आंसर कीजिए आप सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी इसका आंसर कीजिए। ध्यान से यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन को, तो आप लोग आंसर कर पाएंगे। चलिए बताइए कौन सा इसमें से सही होगा। साथ ही इसमें से राइट आंसर अगर हम बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर से 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा करके उसका भंडारण कर लेते हैं। यह आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ध्यान दीजिएगा 51 प्रश्न आपका यहाँ पे कह रहा है। थोड़ा सा आप सभी ध्यान से यहाँ पे पढ़ते चलिएगा, आप बिल्कुल सही कर पाएंगे। आप कह रहा है कौन सा खेल रिंग में खेला जाता है। जल्दी इसका आंसर कीजिए। कौन सा खेल जो है वह रिंग में खेला जाता है। साथ ही इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी इसका आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर होगा साथी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है, तो मुक्केबाजी जो होता है यह कहाँ खेला जाता है, तो रिंग में खेला जाता है। याद रखेंगे मुक्केबाजी सबसे पहला प्रमाण मिला है लगभग 3000 ईसा पूर्व में। यह भी आप लोग याद रखेगा। जो मुक्केबाजी एक खेल है यह प्रमाण सबसे पहले कहाँ मिला है, तो यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और कब मिला है तो हम बता रहे हैं कि आपको याद रखना है कि 3000 ईसा पूर्व पहले यह खेल खेला जाता था। इसको आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे हम बढ़ते हैं तो कहता है हमारे शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। जल्दी इसका आंसर कीजिए आप सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? हमारे शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, बताइए जल्दी। साथ ही याद रखना है आप सभी को कि विटामिन डी जो है यह हमारे शरीर में कैल्शियम के लिए बहुत ही
अवशोषण के लिए आवश्यक है, इसको याद रखेंगे। और विटामिन डी की आवश्यक है क्योंकि यह शरीर को कैल्शियम की अवशोषित कराने और उपयोग करने में मदद करती है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बात करें तो कहता है जैन दर्शन की शिक्षा देने के लिए किसने पूरे दक्षिण एशिया की यात्रा की थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही आपको बता दें कि यह जो है यह सभी टॉपिक कहीं ना कहीं बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, प्राचीन भारत का, अगर इतिहास आप लोग पढ़ें तब। तो बताइए जल्दी इसका राइट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा महावीर स्वामी के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा महावीर स्वामी के द्वारा साथ ही जैन दर्शन की शिक्षा देने के लिए पूरे दक्षिण एशिया की यात्रा की गई थी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट यह बात है। आपसे पूछ दिया जाएगा कि महावीर स्वामी के द्वारा कितने सीख दिए गए हैं या फिर उपदेश दिए गए हैं, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। तो याद रखेंगे साथ ही महावीर स्वामी के द्वारा सिखाया गया जीवन की गुणवत्ता के लिए उनके लिए 4 अहिंसात्मक सत्य बताए गए हैं। सबसे पहला कौन कौन सत्य है तो आप लोग कहीं पे लिख लीजिएगा। सबसे पहला है आपका असत्य, जो कि चोरी ना करना, ब्रह्मचार्य जो कि शुद्धता, और अपरिग्रहण जो कि गैर लगाव, ये सभी जो हैं ये आपका इम्पोर्टेंट है और यह महावीर स्वामी के द्वारा बताया गया। आगे बात करें तो कहता है किस टाइगर रिजर्व में आर्द्रभूमि के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है। किस टाइगर रिजर्व में आर्द्रभूमि के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है। साथ ही इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्या होगा, सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो है यह सबसे बड़ा आर्द्रता वाला भूमि का सबसे बड़ा क्षेत्र है, याद रखेंगे। हम बात करें इसके अगर कुल क्षेत्रफल की तो यह भी याद रखिएगा कि साथ ही इसका क्षेत्रफल कितना है तो 96.76% है, याद रखेंगे। पूरा क्षेत्रफल की बात की जा रही है इसका, ठीक है, इसलिए ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल है, इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, थोड़ा सा क्लियर होने दीजिए साथी आप सभी, तब तक स्कोर को करते रहिएगा, अपना कमेंट बॉक्स में भरते रहिएगा कि कितना किसका स्कोर हुआ है। स्कोर बताना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप अपने आप का परीक्षण कर पाएंगे कि आप सुपर टेट के लिए इस बार बने हैं कि नहीं बने हैं। तो आप लोग ज़रूर से अपना आंसर को लगाते चलिएगा। कहता है किसके शासन में सिख खालसा सेना का गठन किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेवल देखिए प्रश्न का। बहुत लोग कह रहे हैं कि प्रश्न बहुत आसान है साथ ही, लेकिन सभी के लिए आसान नहीं होता है, यह भी बात उनको पता होना चाहिए। तो बताइए जल्दी सा कि किसके शासन में सिख खालसा सेना का गठन किया गया था। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे साथ ही क्या तो याद रखेंगे रणजीत सिंह के शासनकाल में। साथ ही बात की जाए सिख खालसा सेना के बारे में तो याद रखेंगे यह 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह के द्वारा लाहौर पर कब्जा करने के साथ ही गठित की गई थी, जो कि सिख साम्राज्य को सैन्य शक्ति के रूप में बदला गया था। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा तो आप सही कीजिएगा। कहता है भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इसका अगर आप आंसर नहीं कर पाएँ तो फिर बेकार हो जाएगा, साथ ही आप बिहार के शिक्षक नहीं बन पाएंगे। जल्दी बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपका, साथ ही भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। कौन करते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, राष्ट्रपति को अपना पद पर ग्रहण करवाते हैं, याद रखिएगा। अगर बात की जाए कि राष्ट्रपति जो है यह पद पे किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अर्हता, राष्ट्रपति का गठन जो है पद का, वह किस अनुच्छेद में कहा गया है, ज़रूर से बताइएगा। क्योंकि आपको बता दें साथ ही पॉलिटी में राष्ट्रपति बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक राष्ट्रपति हो गया, लोकसभा हो गया आपका, ये सभी जो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो कहता है भारतीय संसद में शामिल है कौन सा, भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, उपरोक्त सभी। साथ ही बता दें आप सभी को, और यह क्वेश्चन मुझे लगता है कि आप सही अभी तक कर लिए होंगे। भारतीय संसद में क्या शामिल है तो भारत के राष्ट्रपति भी हैं, राज्यसभा भी है और लोकसभा भी है, इसलिए आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं।
तो कहता है निम्नलिखित में से कौन बिहार में अवस्थित नहीं है। जल्दी बताइए बिहार में कौन अवस्थित नहीं है। क्या विक्रमशिला विश्वविद्यालय, रूमकेट मोनेस्ट्री, वैशाली का स्तूप या फिर अशोक स्तंभ, कौन सही होगा? जल्दी इसका आंसर कीजिए। साथ ही याद रखना है आप सभी को कि बिहार में जो अवस्थित नहीं है वह कौन है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड रूमटेक मोनेस्ट्री जो है यह आपका क्या हो गया साथी, यह बिहार में नहीं है, याद रखना है आप सभी को। बाकी जितने हैं ये सभी बिहार में हैं और ये बहुत ही प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में आज वर्तमान में है, याद रखिएगा। बात करें आगे तो कहता है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। जल्दी जल्दी आप लोग बताइए कि कौन सा कथन सही नहीं है। साथ ही याद रखना है आप सभी को कि ऑप्शन जो 3 है यह क्या है, सही नहीं है। कपास के बीच पशु के शरीर से चिपक कर एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचते हैं, यह जो कथन है यह बिल्कुल गलत कथन है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो कहता है यहाँ पे कि खाद के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्प की मदद से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए सही उत्तर का आप सभी चयन कीजिए यहाँ पे जल्दी जल्दी। तो इसका राइट आंसर होगा साथी क्या, आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, केवल ए, बी और सी इसका राइट आंसर होगा। साथ ही यहाँ पे देखिए आपका ए क्या कह रहा है, खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है, जो कि बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट कह रहा है खाद पौधे या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है, यह भी बिल्कुल सत्य है। उसके बाद आपका जो है यह है साथी अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है, यह भी बिल्कुल सत्य है। तो इस प्रकार से आपका साथी यह स्टेटमेंट वाला प्रश्न है और इसी तरह से आपको हल करते रहना है। चलिए बढ़ते हम आगे। तो कहता है एक सेकंड साथियों, चलिए ध्यान दीजिए साथी, यहाँ पे आप सभी क्वेश्चन नंबर आपका 61 है, कह रहा है बाढ़ का मुख्य कारण क्या है। जल्दी बताइए। और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो बाढ़ से बहुत ही अच्छे तरह से परिचित होंगे, क्योंकि बिहार जो है यह बाढ़ हमेशा बिहार में आते रहता है। खासकर उत्तर बिहार के जो भी अभ्यर्थी होंगे वो तो इस प्रश्न को बिल्कुल सही कर पाए होंगे। साथ ही इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। तो याद रखना है आप सभी को कि साथ ही भारी वर्षा मुख्य कारण है, बांध से अचानक पानी छोड़ देना और निम्न स्तरीय भूमि, ये सभी जो है प्रमुख कारण है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है आप सभी को। बढ़ते हैं आगे। तो ध्यान दीजिएगा, कहता है बीज किसकी उपस्थिति में अंकुरित होता है। जल्दी बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है बीज किसकी उपस्थिति में अंकुरित होता है। इसका राइट आंसर होगा साथी आपका क्या, तो जल के बीच में होता है, हवा के बीच में होता है, सूर्य के प्रकाश के बीच में होता है। और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बीज के अंकुरण के लिए उचित मात्रा में जल, हवा, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। तो कहता है छाया होती है क्या, क्या रंगहीन होती है, काली होती है, सफ़ेद होती है या फिर इनमें से कोई नहीं होती है। छाया कैसी होती है, छाया को किसने देखा है क्या? जल्दी आपको आंसर करना है कि छाया कौन है और छाया को किसी ने देखा है। तो इसका राइट आंसर होगा साथी छाया जो है यह क्या होता है, काली होती है। ठीक है, ये हम वो वाला छाया नहीं बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, इस छाया वाला बोल रहे हैं जो आपका चित्र बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब बनता है, एक प्रकार से समझ सकते हैं, उस छाया की बात कर रहे हैं। तो आप सब देखते होंगे कि वो छाया जो होता है वो रंगहीन होता है और काली होती है, याद रखिएगा क्या होती है, काली होती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो कहता है मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है। जल्दी बताइए। इसका आंसर आप नहीं कर पाएंगे तो फिर गलत बात है, और आप लोग से उम्मीद है कि इसका कर पा रहे, आप आंसर कर दिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर मुझे बताने का ज़रूरत नहीं है, 100% आप कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो कहता है पृथ्वी का उपग्रह है। कौन है पृथ्वी का उपग्रह? कई बार बताया गया ये प्रश्न है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है, मंगल का उपग्रह कौन है, बुध का उपग्रह कौन है, कई बार बताए हैं। जल्दी इसका आंसर कीजिए आप सभी कि पृथ्वी का जो उपग्रह होता है वह कौन है। साथ ही इसका याद रखना है आपको कि चंद्रमा है। ठीक है, क्या है, चंद्रमा है, याद रखेंगे। पृथ्वी एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, चंद्रमा, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें हम इसके बारे में तो यह भी याद रखेंगे कि चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी जो है यह कितना है, तो 3,84,000, एक सेकंड साथी, 3,84,000
84,000 कितना है 400 किलोमीटर है। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा बता रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा कहीं पे। और यह सौर मंडल का 5वां सबसे उपबड़ा ग्रह है। यह भी बात आपको याद रखना है। किसके बारे में? तो चंद्रमा के बारे में। कहता है खाद्य तेल सरसों के किस भाग से प्राप्त होता है? खाद्य तेल सरसों के किस भाग से प्राप्त होता है? जल्दी इसका आंसर करना है आप सभी को। तो इसका राइट आंसर होगा साथी क्या? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या 1 बीच हो जाएगा। ठीक है, खाद्य तेल सरसों के बीच में प्राप्त किया जाता है और सरसों एक रबी फसल है जिसकी बुआई आपका शीत ऋतु अर्थात अक्टूबर से नवंबर के बीच में होती है। याद रखिएगा। बढ़ते हम आगे तो ध्यान दीजिएगा। कहता है मृदा की सबसे ऊपरी परत डैश होती है। मृदा की सबसे ऊपरी परत डैश होती है। क्या होती है? क्या वह मृदु होती है, सरंध्र होता है, कम जल धारण करने वाली होती है? कौन सा होगा? ए होगा, ऑप्शन बी होगा, सी होगा, डी होगा, या फिर कौन सा होगा? जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर होगा साथी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1, ए और बी दोनों सही है। चलिए आगे हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझा देते होंगे, कई साथी को यहाँ समझ में नहीं आया होगा। ध्यान दीजिएगा साथी यहाँ पे कि मिट्टी की सबसे ऊपरी परत आमतौर पर नरम और सरंध्र होती है जो कि अधिक पानी रोक सकती है, और इसकी ऊपरी मृदा जो है यह आपका क्षितिज कहा जाता है। और यह परत आमतौर पर गहरे रंग की होती है क्योंकि यह ह्यूमस और खनिजों से भरपूर होता है। तो इस प्रकार से आपका यह आंसर कहा जा रहा था, क्वेश्चन पूछा जा रहा था, तो थोड़ा सा आप लोग समझते चलिएगा। बात करें हम आगे तो कहता है मनुष्य की हड्डी की कठोर संरचना है। मनुष्य की हड्डी की कठोर संरचना है। कौन सा? त्वचा है, खोपड़ी है, कोशिका है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? जल्दी इसका आंसर कीजिए आप सब लोग। इसका राइट आंसर होगा साथी खोपड़ी जो है यह मनुष्य की हड्डी का सबसे कठोर संरचना है। इसको याद रखेंगे। अगर बात की जाए आपसे कि मनुष्य की जो खोपड़ी होती है इसका वजन कितना होता है, यह भी आपसे पूछ लिया जाए तो आपको जल्दी जल्दी इसका बताइए। अगर बात की जाए हम कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अवस्थियां होती हैं अर्थात हड्डी कितने होते हैं, तो याद रखिएगा मनुष्य की खोपड़ी में जो हड्डी होती है साथी यह 29 हड्डियां होती हैं। कितने हड्डी होते हैं? 29 हड्डी होते हैं साथी। इसको याद रखेंगे और आपको बताना है कि जो हमारा खोपड़ी होता है वह कितने ग्राम का होता है, यह आपको बताना है। जल्दी जल्दी इसका आंसर आप लोग करते चलिएगा। ध्यान दीजिएगा, होमवर्क हम इसलिए आपको 1-2 क्वेश्चन देते हैं ताकि उस क्वेश्चन को आप रिसर्च करें, गूगल करें और 1 नंबर 2 नंबर आप वैसे भी जान जाएं। ठीक है, इसलिए हम आपको होमवर्क भी देते हैं, 1-2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं तो कहता है जीवाणु द्वारा कौन सा रोग होता है? जल्दी बताइए जीवाणु द्वारा कौन सा रोग होता है साथी। तो आप सभी को याद रखना होगा कि इस जीवाणु द्वारा जो रोग होता है वो आपका क्या होता है? तो हैजा होता है, टाइफाइड होता है, क्षय रोग होता है, या अर्थात आपका ऑप्शन नंबर साथी 4 जो है यह सही हो जाएगा। याद रखेंगे। जीवाणु की खोज किसने की थी यह भी आपसे पूछ दिया जाए तो याद रखेंगे साथी कि ल्यूवन हॉक ने किया था। किसने किया? ल्यूवन हॉक ने किया था जीवाणु का खोज। आगे हम बढ़ते हैं। कहता है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में इमेजिनरी लाइन को क्या कहा जाता है? साथी सबसे पहले अब तो आपको बता दें कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कई बार बताया गया है कि उत्तरी ध्रुव क्या होता है और दक्षिणी ध्रुव क्या होता है। ठीक है, तो बताइए आप सभी इसमें कि इमेजिनरी लाइन कहा जा रहा है अर्थात काल्पनिक रेखा कहा जा रहा है, कौन सा है? जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। साथी वृत्त भूमध्य रेखा जो है यह आपका इमेजिनरी लाइन है, इसको याद रखेंगे। बात की जाए इसके बारे में यह भी याद रखेगा कि भूमध्य रेखा पृथ्वी के मध्य के चारों ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है जो कि यह उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव के बीच में होती है और यह 0 डिग्री अक्षांश पर आधा होता है। यह भी बात आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आपको हम बताए हैं। कहता है जलने में सहायता करने वाली गैस कौन सी है? बहुत सिंपल प्रश्न है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बिना ऑप्शन देखे आप सभी इसको सही कीजिए, तभी हम मान पाएंगे कि आप मेरा सारा क्लास देखते हैं। साथ ही इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर होगा साथी आपका क्या? तो ऑप्शन नंबर 4 ऑक्सीजन जो है यह साथी याद रखेंगे कि जलने में सहायता करने वाली गैस ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के अभाव में कोई भी वस्तु नहीं जल सकती है। इसको आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए। आगे हम बात करें तो कहता है इनमें से जो बीच से
नहीं उगाई जाती है वह कौन सा है? क्या गुलाब है, नारियल है, मटर है, कपास है? बीज से नहीं उगाई जाती है। साथ ही इसका राइट आंसर होगा गुलाब जो है यह बीज से नहीं उगाई जाती है। याद रखेंगे गुलाब जो होता है साथी यह एक तना से भी इसका पेड़ पौधा लग जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा अच्छे ढंग से। कहता है नीचे जीभ से संबंधित कार्य दिए गए हैं, दिए गए कुट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। चलिए समझ लेते हैं कुट की सहायता से इसका राइट आंसर क्या होगा साथी? तो आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका साथी। बी और डी सही होगा। चलिए बी और डी पे ध्यान दीजिएगा। साथी यह कह रहा है कि यह खाने में लाड़ मिलाती है। ठीक है, क्या करती है? खाने में लाड़ मिलाती है। और डी कह रहा है खाने के स्वाद की पहचान करना। इसका क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा। अगर बात करें हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझिएगा आप सब कि मुंह में लाड़ स्टार्च को माल्टोज में बदल देती है और माइलोज जिसकी टाइलिस के नाम से भी जाना जाता है, लाड़ में पाया जाने वाला एक एंजाइम है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। तो एक दो बार क्लास देखिएगा, अच्छा से आप सब कर पाएंगे। इस बार स्कोर 100% मुझे उम्मीद है कि इस बार साथ ही आप लोग अच्छा स्कोर कर लीजिएगा और अपना सुपर टेट क्रैक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन फसल को बर्बाद नहीं करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और याद रखना है आप सभी को कि फसल को कौन बर्बाद नहीं करता है। तो खाद जो है यह खाद क्या है? खाद एक प्रकार से फसल का एक भोजन है, एक प्रकार से फसल का जीवन है, वो कभी बर्बाद नहीं कर सकता है। इसको आप लोग याद रखेगा। फर्टिलाइजर क्या है? जिस प्रकार से हम लोग भोजन करते हैं तो हमारे लिए क्या है भोजन? वो क्या है? खाद है, फर्टिलाइजर है। उसी तरह से किसी भी पौधे के लिए, किसी भी जंतु के लिए खाद जो है वह उसका क्या है? तो जीवन के लिए उसके बहुत इंपॉर्टेंट एक साथी उपयोग है। चलिए बात करते हैं हम आगे। तो कहता है विश्व विकलांगता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? साथी जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हम बार बार हर रोज़ क्लास में आपको बोलते हैं कि आप सभी लोग जितने भी महत्वपूर्ण दिवस है उसको याद कर लीजिए। हर एग्ज़ाम में आपको काम आएगा और ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होता है जहाँ पे 1-2 नंबर का आपका दिवस ना पूछा जाए। बार बार बोलते हैं आपको, तो आप लोग याद कर लिया कीजिए, नहीं तो एग्ज़ाम में जब बैठिएगा तो ज़रूर आपको पछताना पड़ जाएगा। इसका राइट आंसर होगा साथी आपका ऑप्शन नंबर 3 3 दिसंबर को। ठीक है, बात करें हम आगे तो ध्यान दीजिएगा 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है यह भी आपको बता देते हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस को मनाया जाता है। 2 दिसंबर को आपका राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस मनाया जाता है और 4 दिसंबर को आपका नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग सारे दिवस को याद रखेगा, आपको 100% एक नंबर यहाँ पे मिलेगा साथी, देख लीजिएगा। कहता है ध्यान दीजिएगा नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे साथी? किसके शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? जल्दी बताइए साथी। क्या वह अशोक थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, कुमारगुप्त थे या फिर समुद्रगुप्त थे? कौन थे? जल्दी बताइए साथी। याद रखना है आप सभी को कि वह जो थे कुमारगुप्त थे जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। साथी यह भी आप लोग याद रखेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी यह कब की गई थी? तो यह 5वीं शताब्दी में की गई थी। गुप्त शासक ये थे। यह आपसे पूछ देगा कि कुमारगुप्त ना देकर पूछ देगा कि कौन से वंश के शासक थे, तो याद रखेंगे गुप्त वंश के शासक थे कुमारगुप्त। देखिए आपको एक ही क्वेश्चन में हम कितना तरह तरह के बता रहे हैं ताकि आने वाले समय में आपको कोई समस्या ना हो। आगे बात करें तो कहता है कम तापक्रम पर भोजन के भंडार से उनका पोषण तत्व, कम तापक्रम पर भोजन के भंडार से उनका पोषण तत्व क्या होगा? तो याद रखिएगा साथी इसका राइट आंसर होगा आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कम तापक्रम पर भोजन के भंडार से उनके पोषण तत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। याद रखिएगा आप सभी लोग इसको अच्छे से। बात करें आगे तो कहता है पौधा मिट्टी से क्या प्राप्त करता है? पौधा जो है यह मिट्टी से क्या प्राप्त करता है? तो याद रखेंगे यह आपका खनिज लवण प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? खनिज लवण प्राप्त करता है, जिनके द्वारा पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है। यह भी आप लोग अच्छे से याद रखेगा। बात करें आगे तो कहता है फुटबॉल पानी में तैरता है। क्यों तैरता है भाई? तो याद रखेगा यह आपका साइंटिफिक लॉजिक है। इसको याद रखिएगा कि फुटबॉल जो है पानी में क्यों तैरता है। तो याद रखना है आप सभी को, यह आपका हो जाएगा उसमें हवा भरी होती है। ठीक है, क्या होती है? हवा भरी होती है, इसलिए वह पानी में तैरता है।
चलिए आगे हम बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको और भी चीज़ बताना चाहेंगे कि यह जो विधि है इसको क्या कहते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि फुटबॉल पानी में तैरता है या किसके सिद्धांत पे है आधारित है, यह आपसे पूछ दिया जाएगा तो याद रखेंगे आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार कोई भी वस्तु हो जल में तैरती है। ठीक है, किस सिद्धांत पे? तो आर्किमिडीज सिद्धांत पे। चलिए आगे बात करें तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। क्लास कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। मेरा पूरा प्रयास है कि आप लोग को अच्छे से समझा पाएँ। जितना भी मेरे पास समझ है हम आपको समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सेशन को शेयर करते चलिएगा ताकि अधिक से अधिक, देखिए मेरा प्रयास है कि आप इस चैनल पे जितना ज़्यादा फैमिली हो जाए, साथ ही हम जल्द से जल्द आपके लिए बेस्ट से बेस्ट सिलेबस आपको प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि हम भी ज़्यादा अंदर से एक्साइटेड हैं आपके सामने आने के लिए, आपको बेस्ट मटेरियल देने के लिए। और ये तभी हो पाएगा जब लोग अधिक होंगे, जब साथी थोड़ा सा लगेगा कि मेरा मेहनत को आप समझ पा रहे हैं, बदले में मुझे भी कुछ मिल पाएगा, तभी तो हम भी आपके लिए 100% दिन रात एक कर पाएंगे। तो थोड़ा सा आप लोग समझा करिए, सेशन को शेयर करते चलिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, कहता है नरोड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। साथ ही नरोड़ा परमाणु ऊर्जा जो है यह किस राज्य में स्थित है, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो साथ ही यह उत्तर प्रदेश में है, याद रखेंगे। नरोड़ा परमाणु ऊर्जा स्टेशन उत्तर प्रदेश के कहाँ पे है, यह डिटेल में अगर बात की जाए तो बुलंदशहर में है। कहाँ है? बुलंदशहर जिले के नरोड़ा स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। अगर आपको कहीं जाना पड़े उत्तर प्रदेश तो पूरा डिटेल में याद रखेगा और आप लोग घूम कर आइएगा। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। साथ ही इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे साथ क्या होगा, तो असम में है, याद रखेगा। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य असम में स्थित है और यह गुवाहाटी से लगभग 153, बहुत इंपॉर्टेंट है, 153 किलोमीटर पश्चिम में मानस नदी के पूर्वी तट पर हिमालय की तलहटी में स्थित है। पूरा डिटेल में बता रहे हैं, एकदम आप वहाँ पे जाकर घूम सकते हैं, इस तरह से हम आपको बता रहे हैं। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ठंडा स्थान दक्षिण में कहाँ स्थित है। साथ ही जल्दी बताइए, विश्व का सबसे ठंडा स्थान वो भी दक्षिण में पूछ रहा है। साथ ही जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखेंगे यह आपका हो जाएगा अल्टार्कटिका। ठीक है, क्या हो जाएगा? अल्टार्कटिका जो है यह सबसे ठंडा हवा वाला और सबसे शुष्क महाद्वीप है। यह विश्व का सबसे ठंडा स्थान है जो कि दक्षिण क्षेत्र में स्थित है। और इस क्षेत्र में पृथ्वी की कुल बर्फ का अगर प्रतिशत की बात करें तो यह 90% हिस्सा यहाँ पे बर्फ है। देख सकते हैं आप लोग, पूरे धरती पे 90% जो बर्फ है वह सिर्फ अंटार्कटिक में है। इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा। आगे बात करें तो कहता है, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इत्यादि का मिश्रण है। किसका मिश्रण है, जल्दी बताइए। सारे जो है यह किसका मिश्रण है? मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ये सभी जो है यह मिलकर क्या बनता है, याद रखेंगे। यह आपका हो जाएगा प्रोड्यूसर गैस। कौन सा? प्रोड्यूसर गैस हो जाएगा, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे ढंग से याद रखेगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। साथ ही यह तो बहुत ही बेसिक प्रश्न है, इसका आंसर जल्दी बताइए आप सब। भारत का राष्ट्रीय पक्षी नहीं पता होगा, बिहार का राष्ट्रीय नहीं पता होगा, बिहार का पक्षी राष्ट्रीय पक्षी नहीं पता होगा, तो फिर कैसे आप टीचर बन पाएंगे, क्या बच्चों को संदेश दे पाएंगे? जल्दी इसका आंसर कीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर होगा साथी आपका क्या, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए। क्या हो जाएगा साथी? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मोर जो है यह आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे हम बात करें तो कहता है चिमटा उदाहरण है। किसका है चिमटा उदाहरण? तो याद रखेंगे चिमटा जो है यह आपका तृतीय श्रेणी लीवर का उदाहरण है। किसका है? तृतीय श्रेणी लीवर का उदाहरण है। और याद रखेगा इसके बारे में कि चिमटा वंशी तथा मनुष्य का हाथ इत्यादि उत्तरोत्तर एक सरल मशीन है जो कि 3 प्रकार के होते हैं। इसको आप लोग अच्छे से समझते रहिएगा। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो
चूहों, मेढक, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करते हैं, जिनमें नेफेथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है। इस पौधे भारत के कौन से राज्य में मुख्यतः पाए जाते हैं? जल्दी बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो याद रखना है आप सभी को कि यह आपका मेघालय में पाया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, कहाँ पाया जाता है यह इस प्रकार का पौधा? तो मेघालय में पाया जाता है, याद रखिएगा। बात करें हम आगे तो कहता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी सब अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। परसों वाला आपका प्रैक्टिस सेट में हम बताए थे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना देर में घूमती है और वह सूर्य का जो परिक्रमा करती है वो कितने दिनों में करती है, तो ये आपको हम बताए थे। अगर आप परसों वाला लेक्चर देखे होंगे तो यहाँ पे आप सही कर देंगे। साथ ही इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या, तो पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है साथियों, इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। मानकर चलिए इस प्रकार से आपका सूर्य है। ठीक है, तो सूर्य क्या कह रहा है, आपका पृथ्वी अपने अक्ष पर किस तरह से घूमती है? तो याद रखेंगे, पृथ्वी जो है यह अपने अक्ष पर इस प्रकार से घूमती है, पश्चिम से पूर्व। ठीक है, इस प्रकार से याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें तो एक यहाँ पे और भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आता है, पूछ देगा आपसे कि पृथ्वी जो है, यह पृथ्वी का जो है यह पूर्व से पश्चिम की ओर कौन ग्रह है जो परिक्रमा करता है? तो याद रखेंगे साथी, यह शुक्र हो जाएगा और अरुण हो जाएगा, जो कि पृथ्वी का है क्या करता है, पूर्व से पश्चिम की ओर क्या करता है, परिक्रमा करता है। तो दो क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे हम बात करें, थोड़ा सा यहाँ पे आगे ध्यान दीजिएगा साथी, एक सेकेंड, थोड़ा क्लियर होने दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, कह रहा है ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस कार्य से हृदय की धड़कन तेज हो जाती है? जल्दी बताइए, सोने से, टहलने से, दौड़ने से, पढ़ने से? जाहिर सी बात है, कॉमन बात है, यह सभी को पता होगा कि साथ ही दौड़ने से क्या होता है, तो सांस फूलने लगती है। क्या होती है? सांस फूलने लगती है दौड़ने से, ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई होने लगता है। तो इस प्रकार से आपका यह बेसिक प्रश्न है, इस पर ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं। कहता है बच्चों का हक मिड डे मील किस कक्षाओं के बच्चों के लिए दिया जाता है? बच्चों का हक मिड डे मील जो है यह किस कक्षाओं के बच्चों के लिए दिया जाता है? जल्दी बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। साथ ही याद रखना है आप सभी के लिए कि इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को मिड डे मील की सुविधा दी जाती है। किसके द्वारा दी जाती है? तो केंद्र सरकार के द्वारा भी, राज्य सरकार के द्वारा भी। और जब आप शिक्षक बनेंगे तो आप भी इस चीज़ को याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात करें हम इसके बारे में साथ ही, तो याद रखिएगा कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के तहत कक्षा 1 से 5 में नामांकित सभी बच्चों को 300 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन वाला पका हुआ भोजन देने उपलब्ध कराया गया है। किसके द्वारा? तो राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, याद रखेंगे। और यह भारत में एक स्कूली भोजन कार्यक्रम है जिसे पूरे देश में स्कूली बच्चों को पोषण संबंधित स्थिति को बेहतर बनाने के लिए तैयार किया गया है। आपसे पूछ देगा कि ये मिड डे मील का उद्देश्य क्या है, तो याद रखेंगे साथी, मिड डे मील का उद्देश्य है कि बच्चों को बेहतर भोजन मिले, उसको पोषण मिले। इसी तरह से आप लोग याद रखेगा। कहता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि आँख के बीच का प्रतिकर्ण कैसे होता है? आँख के बीच के प्रतिकर्ण कैसे होता है? याद रखेंगे साथ ही, यह हवा द्वारा होता है। ठीक है, आँख के बीच का प्रतिकर्ण जो है यह हवा के द्वारा होता है। और गोखरू के बीच का प्रतिकर्ण जो है यह पशु के द्वारा होता है। यह भी आप लोग याद रखेंगे। किसके द्वारा होता है? तो गोखरू के बीच जो प्रतिकर्ण होता है यह आपका पशु के द्वारा होता है। तो ये दोनों प्रश्नों को आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हम आगे, तो कहता है हरे पौधे को प्रकाश संश्लेषण हेतु क्या नहीं चाहिए? जल्दी बताइए साथी। तो याद रखेंगे आप सभी कि हरे पौधे को प्रकाश संश्लेषण के लिए खनिज लवण की जरूरत नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अंतिम उत्पादन के रूप में H2O, जिसके हम जल कहते हैं, क्या कहते हैं? H2O एवं ऑक्सीजन मुक्त होती है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। आगे बात करें तो कहता है किस पौधे की पत्ती से नया पौधा निकलता है? किस पौधे की पत्ती से नया पौधा निकलता है? तो साथ ही आप सभी को याद रखना है कि इसका राइट आंसर होगा पत्थर चट्टान से। ठीक है,
पत्थर चट्टान से जो है यह क्या होता है, तो नया पौधा निकलता है। इसको आप लोग अच्छे ढंग से याद रखिएगा, समझते चलिएगा। और ये जितने प्रश्न हैं ना, आपको अगर बचपन से आप थोड़ा इमेजिन करते रहने वाले व्यक्ति होंगे तो आप ये सब बेसिक प्रश्न है आप इसको हल कर लीजिएगा। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। साथी आपसे एग्जाम बीपीएससी का क्यों लिया जा रहा है, बीपीएससी के द्वारा बस इतना लिया जा रहा है ताकि एक बेहतर टीचर बाहर निकल कर आए। ठीक है, इसका उद्देश्य यह नहीं है कि आपको एसडीएम और वीडियो बनाना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो लगातार कमेंट कर रहे हैं कि ऐसा आसान क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको बता दें कि बीपीएससी चेयरमैन के द्वारा ही कहा गया है कि आपसे क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो उस प्रकार से नहीं होगा जो कि सिविल सर्विस में होता है, क्योंकि आपको टीचर बनना है, उनको अधिकारी बनना है, उनको राज्य संभालना है, जिला संभालना है और आपको स्कूल संभालना है। तो दोनों में काफ़ी फ़र्क है, तो थोड़ा सा आप लोग समझ के ध्यान से पढ़ा कीजिए। ध्यान दीजिएगा, कहता है छाया की लंबाई किस पर निर्भर करती है। छाया की जो लंबाई है यह किस पर निर्भर करती है, तो याद रखेंगे साथी, यह आपका हो जाएगा वस्तु और प्रकाश के स्रोत के बीच पर निर्भर करती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहता है कि प्रतिशत के हिसाब से वायुमंडल का मुख्य घटक कौन सा है। प्रतिशत के हिसाब से वायुमंडल का जो मुख्य घटक है वह कौन सा है, तो साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट बात है और कई बार बताए हैं कि सबसे अधिक वायुमंडल में अगर किसी भी तत्व का, किसी भी एलिमेंट का अधिक मात्रा में है तो वह आपका नाइट्रोजन है जो कि 78% है, याद रखेगा। उसके बाद ऑक्सीजन है कितना, 21% है। उसके बाद अगर बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि साथी 0.03% है। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट मीथेन। चलिए ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा, सारे के सारे याद काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है ऋग्वेद जो है यह किस भाषा में है। ऋग्वेद साथी जाहिर सी बात है ऋग्वेद जो है यह किस भाषा में होना चाहिए, क्योंकि प्राचीन काल में आप भी जानते होंगे कि प्राचीन काल में किस भाषा का अधिक बोल चाल था, तो यह मुझे नहीं लगता कि बताना चाहिए, लेकिन फिर भी याद रखिएगा कि जो ऋग्वेदिक है साथी यह आपका संस्कृत भाषा में है। अपना जो गीता था, महाभारत था, ये सभी जो है यह किस भाषा में थे, तो संस्कृत भाषा में थे। आगे चलकर जब अंग्रेज लोग आए तो इसको अनुवाद किया गया हिंदी में, अंग्रेजी में। तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे, आप संस्कृत भाषा को सही कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा आगे। थोड़ा सा साथी पेशेंस बनाए रखिएगा। क्लास अगर अच्छा लगे तो भी शेयर कीजिएगा, वरना आप अपना फीडबैक देकर ही जाइएगा। कह रहा है बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है यह कहाँ दिया था साथी, तो याद रखेंगे यह आपका सारनाथ में हुआ था साथी, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया था। यह वही ब्राह्मण हैं जो एक समय था कि भगवान गौतम बुद्ध का साथ छोड़कर चल गए थे। कब, जब एक महिला के से यह खीर खा लेते हैं गौतम बुद्ध, तो इसीलिए साथी ये जो 5 ब्राह्मण थे इनका साथ छोड़कर चल जाते हैं। उसके बाद गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है और सबसे पहले उस 5 ब्राह्मण को ही सारनाथ में उपदेश दिया जाता है। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। चलिए साथी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। कह रहा है आपसे कि इनमें से कौन मौर्य वंश का महत्वपूर्ण शासक नहीं है। मौर्य वंश का महत्वपूर्ण शासक पूछ रहा है, तो याद रखिएगा आप सभी को इसमें क्या हो जाएगा, तो पुष्यमित्र जो शंगु जो है यह आपको याद रखना है, यह मौर्य वंश का शासक नहीं है। यह किस वंश का है, तो यह शुंग वंश का शासक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है साथी, उसके बाद आपका सबसे पहले आपका बात की जाए तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। उसके बाद बिंदुसार थे, फिर बिंदुसार के पुत्र अशोक होते हैं। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें हम आगे तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए कूट में सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मैं डैश के मोलन गांव में से आया हूं। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, इसलिए है हमारे घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इसमें इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। साथ ही इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन सा राज्य में, कौन सा जिला में, पूरा डिटेल में अगर बात करें तो यह चीज़ है और यह व्यवस्था की जाती है, वहाँ पे ऐसा घर बनता है, जल्दी बताइए। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर, साथ ही असम में जो है
असम में जो है यह साथी आप लोग याद रखेंगे कि वहाँ पे बड़े बड़े बांस गाड़कर तंबू गाड़कर आप लोग देखते होंगे पिक्चर वगैरह में, तो वहाँ पे साथी असम में है जो कि इस प्रकार से पेड़ उड़ पे भी घर बना हुआ दिखेगा आपको। तो आप लोग इस तरह से याद रखेंगे कि असम में भारी बारिश होती है और घर जो है यह ज़मीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊपर बने होते हैं और यह बारिश के दौरान घर में बाढ़ से बचाने के लिए होते हैं। अच्छे से याद रखिएगा। कहता है चीनी यात्री फायान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का इस सीरीज में। चीनी यात्री जो था यह किसके शासनकाल में भारत आया था, तो याद रखिएगा साथी इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, चीनी यात्री जो है यह फायान यह भारत यात्रा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आता है और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे अगर इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ देगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय ना देकर विक्रमादित्य दे देगा तो आप लोग याद रखिएगा यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, और इसको याद रखेंगे साथ ही कि विक्रमादित्य के बारे में या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में अगर बात की जाए तो याद रखिएगा कि इसके शासनकाल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। कौन सा युग कहा जाता है? स्वर्ण युग, गोल्डन ईरा कहा जाता है। याद रखिएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने गुप्त संवत की शुरुआत भी की थी। तो इस तरह से 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं, इस तरह से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साथी कि भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन बनी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली महिला राज्यपाल कौन बनी है भारत की, तो याद रखेंगे साथी ये हो जाएंगे आपका सरोजनी नायडू। ठीक है, कौन हो जाएंगी? सरोजनी नायडू हैं जो साथी भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। वो भी किस राज्य की थी, तो याद रखेंगे साथी यह उत्तर प्रदेश की बनी थी। ठीक है, कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश की बनी थी। अगर आपसे पूछ दे कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री तो आप क्या बोलेंगे, तो याद रखेंगे यह कौन हो जाएंगे? तो सुचेता कृपलानी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगी? सुचेता कृपलानी हो जाएंगी। यह भी उत्तर प्रदेश में ही बनी थी। यह दोनों बात आप लोग याद रखिएगा। आगे बात करें तो कहता है भारत ने किस स्मारक से अपना राष्ट्रीय प्रतीक चुना था। जल्दी बताइए, क्या कपिल वस्तु से, हस्तिनापुर से, सारनाथ से या फिर पानीपत से। जो अपना साथी राष्ट्रीय चिन्ह है 3 बाघ का मुंह है वह कहाँ से चुना गया था, किस स्मारक से चुना गया था? जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखेंगे सारनाथ से चुना गया था। सारनाथ में अशोक का साथी बहुत ही क्या है, अशोक का स्तंभ है, अशोक स्तंभ बना गया है। उसी अशोक स्तंभ से क्या चुना गया है, तो वो अशोक स्तंभ के चिन्ह को चुना गया है जो कि आप देखते होंगे तीनों ओर क्या है, तो बाघ शेर का मुंह है। ठीक है, और बीच में आपका अशोक चक्र बना हुआ है। यह आपको सारनाथ से लिया गया है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात करें हम आगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। कहता है नाथुला दर्रा का रास्ता प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। साथ ही नाथुला दर्रा जो है काफ़ी बार बताया गया है और इसका अगर बात की जाए तो इसका प्राचीन काल में जो नाम था वो था सिल्क मार्ग। क्या था? सिल्क मार्ग था, याद रखिएगा इसका नाम। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा इसके बारे में हम बताना चाहेंगे कि नाथुला दर्रा जो है यह गंगटोक से लेकर 52 किलोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, 52 किलोमीटर दूर समुद्र तल से लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यह भारत की तिब्बत की सीमा को स्थित करता है। यह भी आप लोग याद रखेंगे नाथुला दर्रा को। चलिए आगे बात करते हैं। तो कहता है आपका स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, कथन 1 कह रहा है हम अपनी आँख से बहुत कुछ कहते हैं। हम अपनी आँखों से बहुत कुछ कहते हैं। कहता है ना आँखों से पढ़ लेता है बातों को, तो इस प्रकार से आप समझिएगा। सेकंड कथन अगर बात करें तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। कहता है सेकंड कथन, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सेकंड कथन क्या कह रहा है भाई, तो सेकंड कथन कह रहा है कि छोटे बच्चों तो बोलना सीखते हैं, सीखने से पहले ही कितना कुछ कहते हैं, चेहरे से, हाथों से। जल्दी बताइए यह आपका कौन सा इसमें सही होगा, साथ ही इसमें कौन सा आंसर सही होगा। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1। ठीक है, कथन 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, आंखों से कुछ बात कहते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। और जो छोटे बच्चे होते हैं वह शुरुआत में बोल नहीं पाते हैं, सभी को पता होगा। तो उनको मम्मी पापा किस बात से समझते हैं, तो उनके एक्सप्रेशन से, चेहरे के एक्सप्रेशन से, रोने के बाद से समझते हैं कि बच्चा कहना क्या चाह रहा है। तो इस तरह से थोड़ा सा आप लोग समझते चलिएगा।
हवा जोब जो है और द्विफल के बीच को लंबी दूरी तक ले जाती है, क्योंकि इनमें क्या होता है तो याद रखेंगे साथी, इसमें होता है आपका सपक्ष बीज होते हैं। क्या होते हैं? सपक्ष बीज होते हैं, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें तो कहता है भारत में मुद्रा छपवाने तथा जारी करने का अधिकार किसे है? भारत में जो मुद्राएं हैं इसको छपवाने और इसको जारी करने का जो अधिकार है किसको है? तो याद रखेंगे साथी, यह आपका भारतीय रिजर्व बैंक का है। ठीक है, किसका है? भारतीय रिजर्व बैंक का है। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत इसका क्या हुआ था? इसकी स्थापना हुई थी, याद रखेंगे। शुरुआत में यह एक प्रकार का बैंक था साथी, लेकिन जब स्वतंत्र भारत हुआ, जब अपना भारत आज़ाद हुआ, तो इसको आप याद रखेंगे, इसको केंद्रीय बैंक के रूप में दर्जा दी गई। केंद्र सरकार का सारा लेखा जोखा इसको संभालने के लिए दिया गया, तो इस तरह से याद रखेंगे। और उसी समय जो आपका भारतीय स्टेट बैंक है और भी बहुत सारे बैंक थे, उसका भी आपका क्या किया गया है? तो राष्ट्रीयकरण किया गया। ये सब बात आप लोग याद रखिएगा। कहता है राजस्थान के राजपूत राजा सवाई जय सिंह द्वारा 18वीं शताब्दी में बनवाए गए खगोलीय प्रक्षेपशाला का नाम बताइए। जल्दी बताइए साथी। राजस्थान के राजपूत राजा सवाई जय सिंह द्वारा 18वीं सदी में बनवाई गई खगोलीय प्रक्षेपशाला जो था, इसका नाम क्या है? साथ ही इसका राइट नेम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या? तो जंतर मंतर है, याद रखेंगे। यह जंतर मंतर वही है साथी। यह किसके द्वारा बनवाया गया है? तो राजा जय सिंह के द्वारा बनवाया गया है जंतर मंतर। इसको याद रखेंगे। कब बनवाया गया? तो 18वीं शताब्दी के शुरुआत में बनाया गया था, जो कि आप लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए फिर से आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। कहता है पहला कथन कि स्थानीय स्तर पर गाय या सुनाई जाने वाली पानी से जुड़ी कविताएं और गीत कक्षा में झांसा किया जाना चाहिए। कथन सेकंड कह रहा है आपका कि इससे अपने समुदाय के ज्ञान और कला के प्रति बच्चों का लगाव बढ़ेगा। कौन सा इसमें से स्टेटमेंट आपका सही होगा? तो याद रखना है आप सभी को कि आपका इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। कथन 1 और 2 दोनों क्या है? सही है। बच्चे पानी से संबंधित गीत और कविता गा सकते हैं, जो कि आमतौर पर उनके क्षेत्र में कक्षा में गाए जाते हैं, और यह साथी उन्हें अपने समुदाय और बच्चों के क्षेत्र के लिए कलाओं की करीब ले जाता है। तो इस तरह से थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। बात करें हम आगे, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। कहता है भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने दिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखिए कितना डेप्थ में प्रश्न है। इतना डेप्थ कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता है। भारतीय मुद्रा, कभी सोचा भी नहीं होगा कोई कि जो भारतीय मुद्रा है उसको रुपया किसने नाम दिया। कोई आम व्यक्ति ऐसा सोचा होगा क्या? नहीं सोचा होगा। तो देखिए कितना डेप्थ में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, और आप लोग कहते हैं कि प्रश्न आसान है। इसका राइट आंसर होगा आपका साथी क्या? तो याद रखेंगे शेरशाह सूरी ने। भारतीय मुद्रा का नाम शेरशाह सूरी ने रुपया रखा था, इसको याद रखेंगे। और शेरशाह सूरी ने आधुनिक पटना की स्थापना की थी, यह भी बात आप लोग याद रखेंगे। अगर बात की जाए आगे, तो याद रखेंगे तंबाकू चबाने से मुख्यतः कौन सी बीमारी हो सकती है? तंबाकू चिबाने से साथी आपका कैंसर हो सकता है, यह कॉमन बात है, सभी को पता होगा। आगे बढ़ते हैं, तो कहता है अधि वर्ष में कितने दिन होते हैं? जो कि अधि का मतलब होता है लीप ईयर। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? बचपन से सभी जानते होंगे कि लीप ईयर में साथी आपका होता है कितना दिन? तो याद रखेंगे इसका 366 दिन। 365 दिन तो नॉर्मल ईयर होता है, एक दिन बढ़ जाता है, वही 28 फरवरी से हो जाता है 29 फरवरी, जिसको हम लीप ईयर कह देते हैं। चलिए आगे बात करें, तो कहता है निम्नलिखित कथन पर में से कौन सा कथन सही है? चलिए कथन है आपका स्टेटमेंट वाला, फिर से प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या होगा साथी? तो जल्दी जल्दी आप आंसर करिए। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। उर्वरक के उपयोग से मिट्टी के गहन एवं जल अवशोषण की क्षमता में वृद्धि होती है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। बात करें आगे, तो कहता है लाखों वर्षों पहले के पौधे और जानवरों के दफन किए गए अवशेषों को जानना जाता है किससे? याद रखेंगे, यह आपका हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर क्या? तो इसका राइट आंसर होगा जीवाश्म ईंधन से। ठीक है, लाखों वर्ष जमीन में दब गए कोई जीवाश्म है, कोई ईंधन है, या फिर कोई जंतु है, कुछ भी है, तो उसको किस तरह से प्रकार वैज्ञानिकों द्वारा पता किया जाता है? तो जीवाश्म ईंधन के द्वारा किया जाता है। इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम बात करते हैं, तो कहता है
कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कोणार्क जो यह मंदिर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी फेमस है, सब लोग जानते होंगे, जो भी पढ़ते होंगे इतिहास को तो 100% ये जानते होंगे कोणार्क का जो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है। तो यह बताइए कि यह किसके शासनकाल में किया गया था और किस शासक के द्वारा किया गया था? याद रखेंगे साथ ही, यह आपका हो जाएगा नरसिम्हा के द्वारा। किसके द्वारा? नरसिम्हा के द्वारा कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा की, जो कि बहुत फेमस मंदिर है, याद रखेंगे कहाँ? ओडिशा में। और यह आपका नरसिम्हा के द्वारा 13वीं शताब्दी में प्रारंभ करवाया गया था, स्थापना की गई थी, इसको याद रखेगा। आगे बात करें तो कहता है हाल ही में खोजे गए ग्रहिका जो कि 316201 का नाम किस प्रसिद्ध हस्ती के नाम पर रखा गया है? जल्दी इसका आंसर बताइए आप सभी। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर साथी क्या? तो मलाला यूसुफजई के द्वारा, ठीक है, मलाला यूसुफजई के द्वारा इसका नाम रखा गया है, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें हम आगे तो ये जितने भी हैं यह क्या है साथी? एक प्रकार के ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह है जिसको नाम रखा गया है, याद रखेगा। यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से आपको दिया जा सकता है। बात करें हम आगे तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साथी, थोड़ा क्लियर होने दीजिए। यहाँ पे कह रहा है भारत सरकार ने एक नए एलपीजी कनेक्शन के लिए कौन सी ऑनलाइन योजना शुरू की है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। और यह 2015 की बात आपसे पूछा जा रहा है। अगर बात की जाए आपसे तो अभी एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा था, एसएससी एमटीएस का, सेम प्रश्न आपसे वहाँ पूछा गया था, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, परेशान हो गए थे। तो इस तरह से योजना जो है वो कभी भी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कि करेंट अफेयर का ही मुद्दा पूछा जाएगा। योजना जो है तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि 10 से 15 वर्ष की जितना भी केंद्र सरकार का योजना है, कोशिश कीजिएगा कि उसको पढ़ लें, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा सहज योजना। कौन हो जाएगा? सहज योजना, जो कि 2015 में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने नई दिल्ली में अपनी उपभोक्ता अनुकूलन पहल के हिस्से के रूप में इसको चालू किया था, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो कहता है यूरोपियन, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च, जिसको हम CERN कहते हैं, इसके द्वारा एशियाई देश को एशियोटिक मेवलेसियस स्टेटस प्रदान किया गया। कब किया गया, किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा यह आपका हो जाएगा साथी, किसके द्वारा? तो पाकिस्तान को हुआ है, ठीक है। कब किया गया था? तो 2015 में पाकिस्तान को परमाणु अनुसंधान के लिए यूरोपीय संगठन द्वारा औपचारिक रूप से सहयोगी सदस्य के रूप में दर्जा दिया गया था, इसको याद रखेगा 2015 में। कहता है इनमें से कौन सा युग्म सही है, इसका मिलान कीजिए, इसमें से कौन सा युग्म सही है? तो याद रखेंगे यह आपका हो जाएगा विटामिन ई जो है, यह आपका विटामिन ई जो है प्रजनन की शक्ति, यह आपका सही है, याद रखेगा। बढ़ते हम आगे। तो कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, इस पर विचार कीजिए, इसका चयन कीजिए। तो याद रखना है सभी को साथी, इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पे कूट के माध्यम से बात करें तो ऑप्शन आपका 4, बी और सी आपका राइट आंसर होगा। बी और सी कह रहा है हिरन के लंबे कान उसे शिकार की गतिविधियां की जानकारी देती है, जो कि सही है। सी कह रहा है हिरन के सिर के पार्श्व में दोनों ओर स्थित आंख प्रत्येक दिशा में देखकर खतरा महसूस कर सकती है। यह दोनों कथन याद रखिएगा सही है। कहता है पंछियों की उड़ान के अनुकूल कौन सा है? साथी पंछियों की उड़ान के अनुकूल कौन सा है? थोड़ा सा यहाँ पे प्रश्न जो है वो आपको लग रहा होगा अटपटा सा, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। इसका राइट आंसर जो होगा वो साथी होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या? 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे याद रखेंगे 4 हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 जो है ये सारे के सारे जो कथन है सही हैं। अब हम आपको कोशिश करेंगे कि यह जो प्रश्न है इसको कहने का तात्पर्य क्या है। तो याद रखेंगे साथी कि यह कहना चाह रहा है कि पंछियों की विशेषता चिड़ियों, जिसमें चिड़ियाँ आते हैं, चिड़ियों को उड़ने में कौन कौन मदद करती है, यह कहना चाह रहा है, ठीक है। तो चिड़ियों को उड़ने में क्या मदद करती है? शरीर का वजन कम करने वाली खोखली हड्डी जो होती है वह चिड़िया को क्या करती है? उड़ने में मदद करती है। उस प्रकार से उनके शरीर को ढकने वाला पंख भी और मजबूत मुंह, मजबूत पूंछ के साथ उड़ने में सहायक शरीर और सबसे बात इम्पोर्टेंट कि मजबूत मांसपेशियां वाला पंख, ये चारों कथन सही है, याद रखेंगे। और यह आपका अंतिम प्रश्न है
ध्यान दीजिएगा, कहता है मानव शरीर में हीमोग्लोबिन की न्यूनतम मात्रा कितनी होनी चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यह अंतिम प्रश्न है आपका सीरीज का। साथ ही इसका याद रखेंगे आपका कि 12 से ग्राम से लेकर साथ ही कितना होना चाहिए, 12 ग्राम डीएल से लगभग इसका होना चाहिए। हेमोग्लोबिन जो अगर बात करें तो हेमोग्लोबिन जो है स्तर पूरे रक्त के ग्राम प्रति डेसीलीटर में हीमोग्लोबिन की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। और हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिका में एक प्रोटीन है जो कि पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाता है। याद रखिएगा आप सभी लोग इसके बारे में, ठीक है। न्यूनतम अगर बात की जाए तो न्यूनतम आवश्यकता हीमोग्लोबिन की 12 ग्राम या फिर डीएल होता है। इसको अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आपका अब यह समाप्त हो गया साथ ही जीएस का क्वेश्चन। अब हम मैथ और रीजनिंग की ओर बढ़ते हैं और आप सभी से विनती है कि जब तक हम मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन को आपका सॉल्व करवा रहे हैं, आपका आंसर बता रहे हैं, तब तक आप कोशिश कीजिएगा कि अपना कॉमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा कि आपका स्कोर आज का कितना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्कोर जरूर बताना है आप सभी को। तो साथ ही इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। साथियों आप सभी से विनती है कि आप लोग जरूर को मैथ और रीजनिंग को जरूर से जरूर बनाया करें ताकि आपको बहुत ही हेल्प हो एग्जाम में जब आप बैठें तब। तो क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें तो इसका राइट आंसर साथी ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन 5 की हम बात करें तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर, साथ ही क्वेश्चन 5 की बात करें तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन 6 की बात करें तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर, साथ ही ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन 7 की बात करें तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर 2 होगा। 8 की बात करें तो इसका राइट आंसर साथी क्या होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 8 की हम बात करें तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा। क्वेश्चन 9 की हम बात करें तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन 10 की हम बात करें तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। और आगे हम बात करें 11 नंबर प्रश्न की तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। बात करें आगे तो क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 12 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। थोड़ा सा क्लियर होने दीजिए तभी आपको दिख पाएगा ऑप्शन 3 क्या है। तो याद रखेंगे यह आपका 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, 13 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे, साथ ही ध्यान दीजिएगा 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा साथी, तो इसका भी आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो साथ ही इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन अगर 16 की बात करें तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन 17 की बात की जाए तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। साथियों आपको यह मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी आंसर इसलिए बता देते हैं ताकि आप खुद से रूम पर घर पर बैठकर अभ्यास कीजिए। मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन है ये जितना अभ्यास कीजिएगा तभी आप सफल हो पाइएगा, इसलिए हम आपको डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। अगर किसी साथी को चाहिए इसका सॉल्यूशन भी तो आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे हम सॉल्यूशन भेज देंगे, ठीक है। ये सारा सॉल्यूशन हम करके रखे हुए रहते हैं, आप सभी अगर मांगेंगे तो हम ज़रूर भेज देंगे। हम तो कितना बार आप सभी को कहे हैं कि आप लोग टेलीग्राम एक ग्रुप बना देते हैं, वहाँ पे आप लोग मैथ और रीडिंग के जितने भी क्वेश्चन है सभी का सॉल्यूशन करके आप लोग भेजिएगा, हम चेक करेंगे, तभी आपको पता चल पाएगा कि आपका तैयारी कितना बेहतर चल रहा है। लेकिन आप लोग कोई रिप्लाई नहीं देते हैं, इसलिए हम ग्रुप भी नहीं बना रहे हैं। चलिए बात करें आगे तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 18 है। 18 नंबर प्रश्न जो है यह आपका क्या होगा, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। 20 की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगर बात की जाए आगे तो ध्यान दीजिएगा 21 की क्वेश्चन नंबर की तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। 22 की बात करें तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। आगे चलिए तो आगे कहता है आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर होगा 3। साथ ही 23 का राइट आंसर आपका 3 होगा। 24 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। 25 का आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा।
26 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे साथ ही ऑप्शन नंबर 3 होगा। 27 की अगर बात करें हम तो 27 का यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 27 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। 28 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथ ही यहाँ पे 3 होगा। 29 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। साथ ही अगर बात करें हम 30 की तो 30 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। 31 पे चलें तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। 32 की बात की जाए तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 32 की बात की जाए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। ऑप्शन नंबर 1 होगा, एक सेकेंड साथी, ऑप्शन नंबर 1 होगा यहाँ पे। 33 की बात करें हम तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। 34 की बात करें तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। 35 की बात करें तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। इसका राइट आंसर आपका 35 का 1 होगा। 36 पे हम चलते हैं तो 36 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। 37 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। 38 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 होगा। 39 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 3 होगा। और इस प्रकार से साथी, इस प्रकार से आपका अंतिम यह सीरीज का प्रश्न है प्रैक्टिस सेट नंबर 8, इसका आपका 14 नंबर का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। तो इस प्रकार से साथियों आपका यह समाप्त होता है। और साथ ही आप लोग से विनती है कि आप लोग क्लास को पूरा देखा करें और जितना भी इस चैनल पे क्लास अपलोड हो रहा है सारे आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग सभी को देखा कीजिए। यही नहीं कि आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट को देखिए, आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस सेट को देखते हैं और वो जितने को हैं वो किसके लिए, वो भी आप ही के लिए है, उसको भी देखा कीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। PDF के लिए आप सभी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।